हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला पे आज हम लोग लेके आए हैं इकोनॉमी का एक मज़ेदार टॉपिक जिसे कहा जाता है इन्फ्लेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे मुद्रास्फीति, आम बोलचाल की भाषा में कहेंगे महंगाई। तो आज हम लोग देखेंगे अपने इकोनॉमी के टॉपिक में इन्फ्लेशन को। तो आज ज़्यादा किताब और सिलेबस की बात नहीं, आज वो बातें होंगी कि आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि महंगाई या इन्फ्लेशन होता क्या है। जो हम लोग सबसे पहले देखेंगे वो होगा इन्फ्लेशन का मीनिंग, कि क्या मीनिंग है इसका। दूसरा हम लोग देखेंगे इसके काउज पर कि क्यों होता है। तीसरा जो हम देखेंगे वो देखेंगे इसका टाइप, कि कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मेजरमेंट, इसे कैसे मेजर किया जाता है। फिर देखेंगे कंट्रोल के तरीके, कैसे इसे कंट्रोल किए जाते हैं एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके मीनिंग को। इन्फ्लेशन का सीधा जो मीनिंग है अगर वो समझे तो वो कहा जाता है कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस का बढ़ना, यानी राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज बोलने का मतलब हुआ कि एक बकेट, एक कंप्लीट एक बकेट जो आज के डेट में जो है वो है 676, यानी 676 आइटम्स को एक साथ लेते हैं। और अगर उन सभी आइटमों में उसके एवरेज प्राइस में अगर वृद्धि होती है तो हम लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई। तो इसे समझना है कि केवल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में राइज को हम लोग महंगाई कहेंगे। तो क्या अगर कोई एक सामान का दाम बढ़ गया तो उसे हम लोग इन्फ्लेशन कहेंगे? नहीं, इसे इन्फ्लेशन हम लोग नहीं कह सकते। इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है कि हम जब किसी इकोनॉमी में बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन का, तो उसके लिए एक कंप्लीट एक मेजरमेंट किया जाता है बहुत सारी चीजों को लेके और उसके एवरेज प्राइस को, कि यह कितना मेरा बढ़ा। सिंपल सा रंग में समझिए अब इसे, कि इसके बढ़ने का मतलब क्या हुआ। इसके बढ़ने का मतलब हुआ कि मार्केट में लिक्विडिटी का बढ़ जाना। इसके बढ़ने का मतलब हुआ मार्केट में लिक्विडिटी का बढ़ जाना। कैसे, इसका मतलब ये समझेंगे हम लोग कि मान लो कि हमें कोई एक मोबाइल खरीदनी है। मान लो मोबाइल का दाम जो है वो आज के डेट में है 10,000 रुपया, मेरे पॉकेट में 10,000 रुपया है और मोबाइल का दाम भी 10,000 रुपया है। हम 10,000 का मोबाइल आज ना खरीद के उस पैसे को हम लोग बैंक में जाकर जमा कर दें। अगर हम बैंक में जमा कर देते हैं और साल भर के बाद बैंक हमें उस पर सर्टेन इंटरेस्ट देती है, मान लो इंटरेस्ट दी 3% का, तो अगले साल वो पैसा हमें बढ़ के मिलेगा 10,300 रुपया। और उसी समय जब हम अब जाते हैं मोबाइल खरीदने, तो अब उस मोबाइल की कीमत जो है वो बता रहा है 11,000। तो एक साल में मोबाइल का दाम बढ़ गया, 10,000 से वो हो गया 11,000, मगर हमारे पास जो पैसे थे वो पैसे भी बढ़े थोड़े से और वो बढ़ के हो गए 10,300 रुपये। क्या 10,300 में आप 11,000 का मोबाइल खरीद सकते हैं? नहीं, हम नहीं खरीद सकते हैं। मीन्स क्या है कि हमारा जो पैसा है वो पैसे से अब हम उस मोबाइल को नहीं खरीद सकते हैं। मीन्स हमारे पास जो पैसा था वो पैसा का वैल्यू उस सामान के रिस्पेक्ट में अब घट गया। तो ऐसा सिचुएशन कि जब आपके पैसे की वैल्यू घट जाए, मींस क्या है कि मेरे पास जितना पैसा है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में समझा रहे हैं कि आज से 10 साल 15 साल पहले चवन्नी और अठन्नी मार्केट में थे, सिक्के मार्केट में थे, लेकिन उस समय उस 50 पैसे के सिक्के से आप कुछ खरीद सकते थे। आज उस 50 पैसे की कीमत का कोई सामान बाजार में उपलब्ध नहीं है। पैसे तो आज भी हमारे पॉकेट में 50 पैसे 25 पैसे हैं, लेकिन उस पैसे के कीमत का कोई सामान मार्केट में नहीं है। तो वो जो पैसा था उसकी वैल्यू खत्म हो गई। मींस क्या वो पैसा खत्म हो गया? नहीं, वो पैसा खत्म नहीं हुआ। पैसा तो है हमारे पास अभी भी, वो 25 पैसे या 50 पैसे के सिक्के हमारे पॉकेट में अभी भी हैं, लेकिन मार्केट में उस पैसे के एवज में आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो जब कुछ मिलेगा नहीं तो वो पैसे की वैल्यू क्या हुई? कम हो गई। तो महंगाई का मतलब यही होता है कि आपके पास पैसा है, लेकिन अब आप उस पैसे से मार्केट में जाकर कुछ खरीद नहीं पाएंगे, मतलब आपके रीच के बाहर हो गया। तो ऐसा सिचुएशन जब हम कहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक बकेट है, जब हम इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को डीपली पढ़ाएंगे सिलेबस को लेके, तो आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से आइटम्स को कलेक्ट किया जाता है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज के
का प्राइस राइज कर जाए तो उसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि इन्फ्लेशन आ गया, मींस महंगाई हमारी बढ़ गई। मतलब क्या हुआ कि पिछले साल की तुलना में इस साल उस वस्तु का दाम ऊपर हो गया। तो महंगाई अच्छी है या बुरी है, ये आपको मेंस में हमेशा एक क्वेश्चन आएगा जिस पर रहेगा कि आप अपने टिप्पणी दें कि महंगाई के विषय में या इन्फ्लेशन के बारे में। तो दो चीज समझिए, महंगाई अगर हमको उसके पॉजिटिव पॉइंट पे लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं। कैसे? मान लो कि महंगाई बुरी है, तो सब जान रहे हैं। अच्छी कैसे है? मान लो कि महंगाई, अगर इस पेन का कीमत आज 100 रुपया है और एक साल के बाद भी इसका कीमत 100 रुपया ही रह जाए तो क्या होगा? जो इस पेन को मैन्युफैक्चरिंग करने की यूनिट है या जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, क्या उनको प्रॉफिट होगा? अब एक साल पहले जिस स्थिति में वो थे वही वेतन उन्हें एक साल के बाद भी मिलता रहेगा, तो केवल एक पेन बनाने वाली कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं लोग, क्या उनके इकोनॉमिक में ग्रोथ आएगा? नहीं आ पाएगा। तो अगर महंगाई नहीं बढ़ती है तो जो निवेशक हैं, जो पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, जब उन्हें उसके प्राइस में राइज नहीं मिलेगा तो वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? जो कंपनियां पैसा लगा रही है मार्केट में कुछ बनाने के लिए और जो कुछ करने के लिए पैसा लगा रही है, अगर उसके प्राइस में राइज नहीं होगा, अगर उसका प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा तो वो कंपनियां मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद कर देगी। तो महंगाई का एक प्लस पॉइंट भी होता है। तो महंगाई प्लस माइनस जो भी हो, लेकिन महंगाई को ना बढ़ने देना है ना घटने देना। मींस क्या? महंगाई को कंट्रोल में रखना है। मींस कि आपका जिस रेशियो में आपका इनकम बढ़ रहा है उसी रेशियो में आपको महंगाई को कंट्रोल करना है। अगर आपका इनकम ज्यादा हो रहा है और महंगाई अगर ना बढ़े वो भी खराब सिचुएशन है। अगर आपका इनकम ज्यादा हो रहा है और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आपके बढ़े इनकम का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो यह है सिंपल लैंग्वेज में इन्फ्लेशन का मीनिंग। अब अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्यों है, यानी इसके कारण पर, तो दो तरह के कारण मेनली हम लोग कह सकते हैं। एक कहलाता है डिमांड पुल और दूसरा कहलाता है कॉस्ट पुश। डिमांड पुल मींस क्या है? मांग जो है वो बढ़ गई, कि चीजों की, गुड्स एंड सर्विसेज की मांग बढ़ गई। अगर मांग बढ़ जाएगी, और इसका दूसरा एस्पेक्ट समझिए कि अगर चीजों की मांग बढ़ गई और उस रेशियो में चीजों का सप्लाई नहीं हो पा रहा है, दोनों कारण आपको देखने पड़ेंगे कि मांग भी बढ़ी और सप्लाई को भी देखना है। तो डिमांड बेसिस पर एंड सप्लाई बेसिस पर, कि अगर मांग बढ़ गई और सप्लाई उस रेशियो में नहीं हो पा रहा है तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, आपकी महंगाई बढ़ जाएगी। अगर मान लो कि डिमांड ज्यादा हो रहा है और साथ साथ उसी रेशियो में हम सप्लाई भी देते जा रहे हैं तो वो आपके लिए एक बेहतर सिचुएशन है। तो क्वेश्चन उठता है कि मांग क्यों बढ़ेगी, क्यों डिमांड होगा? तो डिमांड होने का अगर हम लोग कारण जानना चाहें तो हम लोग देखेंगे डिमांड क्यों बढ़ेगी। इसका पहला कारण जो हम लोग देंगे वो है कि आपका सॉफ्ट मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी आ जाए। जो हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई लाती है, तो अगर सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी आ गया, सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या हुआ कि आरबीआई जो तय करती है रेट, चाहे वो आपका सीआरआर हो, चाहे आपका एसएलआर हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, या आपका एमएसएफ हो, तो ये जितनी चीजें थी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, और अगर आपको वो देखना है तो आप पुराने वाले हमारे वीडियो जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है उसे आप देख सकते हैं। तो अगर सॉफ्ट मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई के द्वारा लाया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन सभी में किसी का भी, कोई भी एक पकड़ लें, अगर किसी का भी रेट कम किया गया तो क्या होगा? मान लो हम एग्जांपल लें सीआरआर का, कि अगर आरबीआई ने सीआरआर का परसेंटेज घटा दिया, यानी सीआरआर क्या था? सीआरआर था कि आरबीआई के पास प्रत्येक बैंक को, जितने भी बैंक हैं उनको उसका सर्टेन एक परसेंट
जो उनके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी थे, उसका एक सर्टेन परसेंट इन कैश आरबीआई में जमा करना था। मतलब क्या हुआ, उतना पैसा का वो प्रयोग मार्केट में नहीं कर सकता है। तो अगर मान लो सीआरआर घट गया, अगर सीआरआर घट गया मींस क्या है कि आरबीआई के पास बैंक का पैसा अब ज्यादा नहीं जाएगा, मींस वो पैसा कहां रहेगा, बैंकों के पास ही। जब बैंक के पास ज्यादा पैसा है तो क्या होगा, बैंक उस पैसे को मार्केट में छोड़ेगी अधिक से अधिक सस्ते इंटरेस्ट पर। जब बैंक सस्ते इंटरेस्ट रेट पर बैंक पैसा को मार्केट में छोड़ेगी तो मार्केट की क्या होगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई तो क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा कि बैंक जो है वो इंटरेस्ट जो चार्ज करेगी वो कम है, तो लोग अधिक से अधिक संख्या में बैंक जाएंगे और लोन लेंगे, और लोन लेंगे तो उनके पास पैसे की अधिकता हो जाएगी। जब उनके पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो उनका परचेजिंग पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ जाएगा। अगर डिमांड बढ़ेगा तो फिर फाइनली क्या होगा, आपका जो इन्फ्लेशन है या आपका जो महंगाई दर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वस्तुओं की डिमांड ज्यादा हो गई। तो अगर सीआरआर को भी हम कम करते हैं, एसएलआर को कम करें, रेपो रेट को कम करें या रिवर्स रेपो रेट को कम करें, बैंक रेट हो, एमएसएफ हो, यानी किसी भी प्रकार से अगर आरबीआई ने इन सभी में से किसी का भी रेट अगर कम कर दिया तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, और जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। अब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो एक सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि वस्तुओं का डिमांड क्यों बढ़ेगा। बढ़ने का रीजन क्या है कि सॉफ्ट मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई के द्वारा लॉन्च कर दी जाए। तो एक कारण तो ये रहेगा। दूसरा कारण जो है वो अगर हम देखें तो वो है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जो हमने पढ़ाया था आपको गवर्नमेंट फाइनेंस में, जिसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, तो गवर्नमेंट अगर अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे, मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट अब ज्यादा खर्च करना शुरू कर दे। मान लो गवर्नमेंट ने रोड बनाना ज्यादा शुरू कर दिया, या पुलिया बनाना ज्यादा शुरू कर दिया, ब्रिज बनाना शुरू कर दिया, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, तो होगा क्या, जब गवर्नमेंट पैसा ज्यादा खर्च करेगी तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट मनरेगा में, जैसे अभी का सिचुएशन है कि लोग, गवर्नमेंट अभी मनरेगा में काफी पैसा दे रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, उन्हें अपने काम को छोड़ना पड़ा, तो वैसी स्थिति में गवर्नमेंट मनरेगा में ज्यादा पैसा डाल रही है जिससे लोगों को काम मिले। तो होगा क्या कि जब लोगों को काम मिलेगा तो बदले में उसे पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो उस पैसे का उपयोग वो परचेज करने में करेंगे। मान लो कि ग्रामीण इलाकों में सभी मजदूरों को काम मिल गया, सभी को डेली काम मिल रहा है, तो जब उसके पास पैसा आएगा तो वो अधिक से अधिक सामान क्रय करना शुरू करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो डिमांड बढ़ने का एक रीजन ये भी होता है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दे। दूसरा रीजन ये था। तीसरा रीजन अगर हम बात करें तो वो है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या है? ब्लैक मनी एक ऐसा पैसा जिसके बारे में गवर्नमेंट को पता नहीं है, एक ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के नजर में नहीं है, यानी वो पैसा उस व्यक्ति के पास है लेकिन उसका लेखा जोखा गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो वैसे पैसे जो होते हैं वो महंगाई को बढ़ाने में सबसे बड़ा कारक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर मेरे पास ब्लैक मनी है, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है, तो जिसके पास भी ब्लैक मनी होगा उसका एक सीधा सा दिमाग में रहता है कि इस पैसे को तो हम नॉर्मली बैंक में या कहीं नहीं ले जा सकते, दिखा नहीं सकते हैं, तो वो चाहते हैं उस पैसे को जल्दी से जल्दी हम गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट कर दें। जैसे हम जमीन खरीद लें, हम जमीन खरीद लेंगे या हम सर्विसेज को खरीदेंगे, मैक्सिमम हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाएंगे, अननेसेसरी खर्चे हम करेंगे जिसका लेखा जोखा मीन्स क्या है कि उस पैसे को हम किसी न किसी प्रकार से खपत कर दे। तो ब्लैक मनी जो होता है वो आपके डिमांड को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि अगर ब्लैक मनी है तो वो लोग, जैसे आपका जमीन का कीमत हो या आप
बात करो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे या रियल एस्टेट पे बात करो, तो लोग चाहते थे कि हमारा जो ब्लैक मनी है वो हम इन कैश देके हम रजिस्ट्री पर अपना पैसा का दाम कम से कम लिखवाएं। तो ये चीजों के दामों को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारक होता है। तो ब्लैक मनी हो गया। नेक्स्ट जो है वो अगर हम देखें तो वो है डिफिसिट बजटिंग। डिफिसिट बजट क्या था? जब हम पढ़ा रहे थे बजट उसमें हमने बताया था कि गवर्नमेंट के पास दो चीज होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है और गवर्नमेंट रिसिप्ट भी लेती है। मींस क्या है कि गवर्नमेंट पहले अपना एक्सपेंडिचर को डिसाइड करती है कि हमें खर्च कहां कहां करना है, और उसके बाद वो उस खर्चे को पूरा करने के लिए बहुत सारे टैक्सेज या अदर माध्यम से वो रिसिप्ट लेती है, मतलब वो पैसे को लाती है ताकि हम खर्च को पूरा कर सके। डिफिसिट मींस क्या हुआ कि आपका खर्च जो है वो ज्यादा हो, माने आपका जो इनकम है उससे ज्यादा आपका खर्च हो। तो मैक्सिमम कंट्री में जो आप देखेंगे तो वो बजटिंग जो होता है वो डिफिसिट होता है। मींस क्या, डिफिसिट बजटिंग मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट का इनकम है यानी जो रिसिप्ट है वो वो लेस देन हो जाए एक्सपेंडिचर के। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो ला रही है 100 रुपया और उसे खर्च करना है 120 रुपया, तो जो गैप हुआ 20 रुपये का जो गैप हुआ दैट इज कॉल्ड डिफिसिट बजटिंग, कि गवर्नमेंट के पास 20 रुपये कम है, अब फिर भी वो अपने बजट में निर्धारित कर रही है कि हम 120 रुपया खर्च करेंगे, लेकिन हमारा जो इनकम होगा, जो हम टैक्सेस या अन्य सोर्सों से जो पैसा लाएंगे वो मात्र ला रहे हैं 100 रुपया, लेकिन खर्च करेंगे 120। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? सिंपल से सोचो कि ये एक सिंपल सिचुएशन होता है कि जब गवर्नमेंट के पास 20 रुपया कम पड़ रहा है तो वो क्या करेगी। इसका एक रास्ता निकाला जाता है कि गवर्नमेंट कहती है आरबीआई को, अपने सेंट्रल बैंक को, कि तुम 20 रुपया का एक्स्ट्रा नोट छाप दो। गवर्नमेंट ने कहा कि आप 20 रुपया का एक्स्ट्रा नोट छाप दो। जब 20 रुपया एक्स्ट्रा नोट छाप देंगे तो मेरा 120 रुपया पूरा हो जाएगा। अब इस सिचुएशन को समझो कि हुआ क्या। जब हम लोग पहला क्लास ले रहे थे इकोनॉमी का तो आपको हमने बताया था आउटपुट ऑफ द कंट्री, मतलब किसी भी देश का आउटपुट क्या है। मतलब क्या होता था कि जब हम कोई भी देश किसी भी इकोनॉमी में जो उसका आउटपुट मींस क्या क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री प्रोवाइड कर रही है, उस प्रोवाइड किए गए गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट में उसका मॉनेटरी वैल्यू कितना हुआ। मान लो कि कोई देश जो है वो 50 रुपया का टमाटर उपजाया, मान के चलो कि 50 रुपया का ही टमाटर उपजाया, वही उस देश का आउटपुट है, उससे अधिक उसमें वहां कुछ नहीं होता, केवल टमाटर ही होता है, और टमाटर जो उपजा वो 50 रुपये का है। तो उस टमाटर के 50 रुपये के अगेंस्ट में 50 रुपये का नोट मार्केट में है, यही होता है। अब मान लो कि उसके पास 50 रुपया का ही आउटपुट है और करेंसी जो है वो छप गई 60 रुपए की, तो 10 रुपए की जो करेंसी है वो तो एक्स्ट्रा करेंसी है। वही चीज यहां होता है कि 20 रुपया जो बोला गया कि सेंट्रल बैंक को कि आप 20 रुपया का एक्स्ट्रा नोट छाप दो, वो मार्केट में नोट एक्स्ट्रा है, गुड्स उसके हिसाब से नहीं है। गुड्स जो थे वो तो 100 रुपया के ही थे, लेकिन मार्केट ने, बैंक ने उसमें 20 रुपया बढ़ा दिया, बट 20 रुपया का सामान तो मार्केट में है नहीं। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास पैसा ज्यादा है और सामान उस हिसाब से कम है, तो आप उस सामान के पीछे भागोगे, यानी आप उस सामान का डिमांड आप ज्यादा करोगे। तो अगर डिफिसिट बजटिंग हो रहा है तो वो भी आपके डिमांड को बढ़ाने में एक रोल अदा करता है। तो ये सारे कॉजेज थे कि डिमांड क्यों बढ़ेगा, और अगर डिमांड बढ़ेगा तो आपका महंगाई दर भी बढ़ेगा। सेम दूसरा साइड से बात करें आप सप्लाई के साइड से, कि मान लो कि सप्लाई ही कम हो जाए। सप्लाई कम क्यों होंगे? पहला कारण मान लो आपदा, कि मान लो डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा हो गया। तो जब अगर सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, तो ऑब्वियसली आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होंगे वो कम होंगे। अब क्योंकि उसे अपना अनुकूल वातावरण नहीं मिला, पानी ज्यादा हो गया या सूखा हो गया, पानी ही नहीं पड़ा, तो वैसे कंडीशन में आपका एग्रीकल्चर आउटपुट जो होगा वो ऑटोमेटिकली घट जाएगा। अगर घट जाएगा तो सप्लाई घट जाएगा।
दूसरा है, मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग में बात करें तो कच्चे माल जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं, जहां से वो रॉ मटेरियल्स ला रहा है, अगर मान लो रॉ मटेरियल्स के दाम ही बढ़ जाएं, यानी कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक ना पहुंचे, तो वैसे केस में जो आपका सप्लाई घट जाएगा। तीसरा आप ले सकते हो कि मान लो युद्ध हो गया, तो सप्लाई साइड को भी आपको ध्यान से देखना होगा कि दोनों चीजों को, डिमांड को देखो और सप्लाई को देखो। अगर दोनों बैलेंस वे में चल रहे हैं तो महंगाई कंट्रोल में रहेगी। लेकिन मान लो डिमांड बढ़ता जा रहा है और सप्लाई आपका किन्हीं कारणों से घट जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, आपका महंगाई दर बढ़ जाएगा। तो ये था इन्फ्लेशन का एक बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्लास जो आपको नॉर्मली समझाता है कि इन्फ्लेशन होता क्या है। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग लेंगे उसमें हम लोग आपको बताएंगे कि टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, कि कौन कौन से टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं और उन इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं, फिर उसे कंट्रोल करने के कौन कौन से उपाय हैं, भारत में इन्फ्लेशन का क्या मीनिंग है। तो बहुत सारी चीजें हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो हमारे चैनल्स के साथ आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।